हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो। हेलो। देखो बेटा, जब भी टाइम चेंज होगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ कारण होगा पीछे, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, यहाँ कुछ लाइट का इशू है, ठीक है, तो लाइट के इशू की वजह से एक टाइम टेबल आया हुआ है, समझ गए ना मेरी बात? उसकी वजह से क्लास थोड़ी डिले हुई है आपकी, ठीक है। कुछ ना कुछ इशू होगा तभी चीजें थोड़ी बहुत चेंज होंगी, ठीक है, ये आप अंडरस्टूड समझ जाया करो, है ना? अब आगे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एनिमल किंगडम है, और एनिमल किंगडम ध्यान रखना है। देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैं करा चुका हूँ, और एनिमल किंगडम के बाद अब सिर्फ ह्यूमन फिजियो बच रही है आपकी, ठीक है, जो 2 फेजेस में टोटली कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, आगे आने वाली 2 फेज में पूरा ह्यूमन फिजियो आपकी कंप्लीट होने वाली है। ओके। बस अब आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि बेटा, एक तो आप पैरेलल रिवीजन चालू कर दो, और पैरेलल टेस्ट पर फोकस करना चालू कर दो। टेस्ट जितना दोगे आप, ठीक है, उतना ही परफेक्शन आएगा। मैंने बताया ना, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट देने से लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बेटा आपका, ठीक है। अगर वाकई में आप टेस्ट नहीं दोगे तो चीजें गड़बड़ कर रहे होंगे। ये बच्चे ने कहा कि सर मैं टेस्ट देता हूँ तो लगता है मैं 3 घंटे में 2 चैप्टर रिवीजन कर लेता। तो टेस्ट देने से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, उसको ऐसा लग रहा है, पर एक्चुअल में टेस्ट देने से ही कंक्लूजन निकलेगा। पूरी साल हम पढ़ते आए हैं, लास्ट टाइम टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। टेस्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, समझ गए ना मेरी बात? लो वॉइस। हेलो हेलो। कैसे हो जाएगा भाई? हेलो हेलो। ओके ओके ओके, डीबी चेंज थी, ठीक है। तो मैं अब वॉइस लॉइस लो, हाँ अब ठीक है। हाँ, वॉइस लो थी थोड़ी सी, समझ गया मैं, ठीक है, कुछ डीबी में कुछ चेंज था। तो अब मैं इतना कह रहा हूं कि इस समय टेस्ट बहुत जरूरी है बेटा, सबको देने, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, आप उसको भी आप दे सकते हो, यूट्यूब पर है, फ्री है एकदम। यूट्यूब कर रहा हूँ मतलब फ्री है, और टेलीग्राम पर हम लोग टेस्ट दे रहे हैं उसके, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी जो भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो वो कर सकते हो। टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड हो, ज्यादा बेटर होगा। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करनी है। कई बच्चों को लग रहा है कि टेस्ट देने से टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्चुअल में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट देने से ही चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनिमल किंगडम, और आज का टारगेट देख लो क्या है। तो सबसे पहले जो बच्चे आते जा रहे हैं, ठीक है, एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो, आते ही एक बार प्रेजेंट लगाया करो, ठीक है। और प्रेजेंट लगा के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरा एनिमल किंगडम आज आपको याद करा दूं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल याद करा दूं, ठीक है, स्पेसिफिक फीचर जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो याद करा दूं, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी, पर आपने साथ दिया तो आपको याद हो जाएगा आज। ओके। हाँ, तो आज जो एनसीईआरटी में इसका मेन टारगेट फोकस दे रखा है वो देख लो एक बार। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के अंदर जो इन्वर्टिव रेट है वहां से भी कुछ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे मिक्सिंग वाले, इसमें मैचिंग वाले हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कई फाइलम को आपस में मर्ज करके मिक्सिंग का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कॉर्डिटा में बात करता हूं तो कॉर्डिटा में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, एनाड्रोमस कैटाड्रोमस से क्वेश्चन आता है, और अगेन जो क्लासेस दे रखी है ना वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल सबके करके जाओगे क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किसकी बात करने वाले हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आज मैं पूरी एनसीईआरटी ही कराऊंगा, एडिशनल चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी व्हाइट बैकग्राउंड में ना लेकर के मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके ब्लैक बैकग्राउंड में रखा है, जिससे कि थोड़ा आंखों को आपको ठीक लगे, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी चलेगी, आपको समझना होगा एनसीईआरटी अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, आर यू रेडी? चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूं। हमेशा ध्यान रखना, हर फाइलम का मैं एक बेसिक फीचर बताऊंगा जो सबके कॉमन होंगे, ठीक है। फिर उसके स्पेसिफिक फीचर बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, और 3-4 फाइलम कंप्लीट करने के बाद उनको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर 3-4 फाइलम कंप्लीट करके फिर रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर एनिमल किंगडम को कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए। यानी अगर 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, तुम करके आओ, ये मेरी मतलब पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी का जो पहला पैरा दे रखा है उसमें दे रखा है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 मेन फीचर हैं।
भाई कोई भी एनिमल एनिमल होगा। भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसके हिसाब से किंगडम एनिमेलिया अलग बनाया है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि किंगडम एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स के बेसिक फीचर क्या हैं, तो 3 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला मैंने बताया, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बेटा ठीक है। मैं बच्चे का मैं पढ़ लिए सारे सारे मेरे कमेंट्स। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को साथ साथ रिवाइज भी कराते जाऊं। ठीक है, देखो मेरी कोशिश रहेगी, अगर आप जीरो पर हो तब भी बेस्ट कर जाओ, जो बच्चा एक बार कर चुका है तो उसका मल्टीपल रिवीजन यहां पर हो जाए। ठीक है, तुम्हारा मैं पढ़ लिए सारे कमेंट। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। वीजी गामर करके जो भी बच्चे ने अपना नाम नोटा सीधा लिख रखा है, ठीक है, मैं कैसे रिमाइंड कराना है मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो सारे एनिमल का बेसिक फीचर क्या है बेटा? मल्टी सेलुलरिटी, यूकैरियोटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन सारे एनिमल को कॉमनली आप क्या टर्म यूज करोगे? बड़ा स्पेसिफिक फीचर है, समझना। ये तो आप जानते हो, यूकैरियोटिक आप जानते हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एक एनिमल की ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरे एनिमल या उसके पार्ट को, दूसरे प्लांट या उसके पार्ट को, ठीक है, कंप्लीटली इंगल्फ कर ले, उसके पार्ट को इंगल्फ कर ले, इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल एनिमल्स को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? मेटाजोआ। सारे एनिमल्स को हमने नाम दिया मेटाजोआ। ठीक है, इसके बेस पर। और मेटाजोआ की बात करते हैं तो मेटाजोअन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझना मेरी बात। इसको शॉर्ट और कर दूं मैं। इन सबको कॉमनली हम क्या टर्म यूज करते हैं? मेटाजोअन्स। मेटाजोआ। ठीक है भाई, मेटाजोआ किसके बेस पर? 3 फीचर याद रखने हैं, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेटाजोअन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। पैराजोआ और यू मेटाजोआ, समझना बिल्कुल। मैं समझाऊंगा भी, याद भी कराऊंगा आज। ठीक है, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। अगर पैराजोआ की बात करता हूं तो पैराजोन्स में कौन आते हैं? पैराजोन्स के अंदर वो आएंगे जो एनिमल ओनली और ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ठीक है, तो कहां देखने को मिलेगा आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जबकि यहां पर कौन आएंगे? जो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई, जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा होगा वो यू मेटाजोन्स होंगे। बस क्वेश्चन से किस पर आने वाला है ये आप जानते हो, इसके एग्जांपल। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलने वाला है आपको? पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा एक्चुअल में क्या है? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। अगर मैं यू मेटाजोआ की बात करता हूं, सॉरी पैराजोआ, और यू मेटाजोआ की बात करता हूं तो उसमें ध्यान रखना, इसके बाद सारे के सारे यानी सिलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स आएंगे ऑल आर यू मेटाजोन्स। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एग्जांपल ध्यान रखने बस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाओ, सबसे पहला फीचर दे रखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं तुमसे कहूं कि एनिमल को मैं मुझे क्लासिफाई करना है तो किस आधार पर क्लासिफाई करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं अक्सर कर बोलता हूं ना कि हम क्लास में एंटर किया और बच्चों ने कहा कि सर आज हमारी क्लास को क्लासिफाई करो,
तो एक बच्चा बोला सर किस बेस पर क्लासिफाई करोगे, तो मैं बोलूंगा बेटा जिसके बायो में मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर करूंगा, जिसके फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उसके बेस पर करूंगा, जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर करूंगा। हो सकता है मैं डांसिंग के बेस पर भी करूं कि क्लास में सबसे बेहतरीन डांसर कौन है, क्लास में बेहतरीन सिंगर कौन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्लास में बेहतरीन एथलीट्स कौन है, आप समझ रहे हो, क्लास में बेहतरीन रनर कौन है, क्लियर है बिल्कुल, मैं इसके बेस पर भी क्लासिफाई कर सकता हूं। क्लास में वो कौन बच्चा है जो चेस में नंबर 1 परफॉर्म करता है, मैं इसके बेस पर भी क्लासिफाई कर सकता हूं। यस, तो मुझे कुछ बेसिस बनाने पड़ेंगे किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो यहां किंगडम एनिमेलिया में इसको क्लासिफाई करने के लिए पहला बेसिस मैंने बनाया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और क्वेरी थी सर एनिमल किंगडम जल्दी से करा दो, सर एनिमल किंगडम करा दो, वो हमारा पड़ा हुआ है, वो याद नहीं हो रहा। तो मैं आज पूरी मतलब से आया हूं स्ट्रेटेजी के साथ कि आज एनिमल किंगडम पूरा आपको याद करा के जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो बस तुम ध्यान से सुनना और मैं जो बोलता जाऊं उसका रिस्पॉन्स देते जाना, समझे? चलो, तो इतना समझ में आ गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, कि एनिमल में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेलुलर लेवल का मतलब है एनिमल सिर्फ सेल के एग्रीगेशन से बना है, एनिमल टिश्यू के एग्रीगेशन से बना है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन यानी एनिमल का फॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गन के एग्रीगेशन से हुआ है, ऑर्गन सिस्टम जहां कई ऑर्गन मिलकर के किसी एक सिस्टम का काम कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है कोई एक ऑर्गन तो होगा नहीं, ठीक है, कई ऑर्गन मिलकर के काम एक कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये सिस्टम समझने होंगे, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। बस क्वेश्चन आएगा इनके एग्जांपल पर, बताओ ऑर्गन लेवल सबसे पहले आएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, आपको पता है पॉरी फेरा। अच्छा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलोगे सीलेंट्रेटा, और कहीं मिलेगा टीनोफोरा। यस, अच्छा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, ऑर्गन, तो ऑर्गन प्लेटी में बन गए थे, प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, आप बोलोगे एस के एलमंथीज से, टू कॉर्डेटा, एस के एलमंथीज टू कॉर्डेटा, सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पॉरी फेरा सेलुलर लेवल, यहां पर टिश्यू लेवल, प्लेटी प्लेटी ऑर्गन लेवल, और यहां से यहां तक टोटली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में भी एनसीईआरटी ने पैटर्न की बात की है, ठीक है, यहां भी पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात की है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये ध्यान रखना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं दो टाइप का हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, ओपन और क्लोज, यानी यहां पर भी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है पता है? ठीक है, अगर किसी एनिमल की सिंगल ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग which act as mouth and anus, सिंगल ओपनिंग जो माउथ और एनस की तरह एक्ट करती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ और एनस की ओपनिंग सेपरेट होती हैं। यस, माउथ और एनस की ओपनिंग सेपरेट होती है, इट इज अ कंप्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केलमंथीज टू कॉर्डेटा सब के अंदर देखने को मिलता है। यस, एस्केलमंथीज टू कॉर्डेटा सब के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज तो जानते ही हो, ओपन का मतलब जिसके अंदर ब्लड का फ्लो एक कैविटी के थ्रू हो रहा है वो ओपन है, जिसमें ब्लड का फ्लो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, समझना मेरी बात, ब्लड का फ्लो एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो ओपन कहां मिलेगा, एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा ओनली लीच, ऑर्थोपोडा सारा, मोलस्का,
एक्सेप्ट सेफेलोपोडा क्योंकि इसमें क्लोज्ड होता है, और हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। सारे एग्जांपल लिख दिए मैंने एक साथ, एनसीईआरटी से भी ज्यादा, क्योंकि आगे आपको हेल्प करने वाले हैं ये वाले। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो एनिलिडा में क्लोज्ड होता है पर लीच के अंदर ओपन होता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी के भी एग्जांपल याद रखोगे। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, एन सी ई आर टी। तो एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ठीक है, पर मैंने बता दिया है कि मोलस्का में सेफेलोपोडा एक, ध्यान रखना है आपको, एग्जांपल है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ऑक्टोपस आता है। ठीक है, एडिशनल एग्जांपल में हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा कॉर्डेटा, इनके अंदर भी ओपन मिलता है। अब क्लोज के लिए एनसीईआरटी ने दो ही एग्जांपल दे रखे, एनिलिडा और कॉर्डेटा। एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे, एनिलिडा और कॉर्डेटा, एन सी ई आर टी, दो ही एग्जांपल दे रखे, एनिलिडा और कॉर्डेटा, इनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दो एग्जांपल आप यहां याद कर लो, दो यहां याद कर लो, उससे काम हो जाएगा। सारे याद कर लोगे तो कंसेप्ट बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, मोलस्का और ऑर्थोपोडा और एनिलिडा और कॉर्डेटा, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिट्री, सिमिट्री समझते हो, सिमिट्री का मतलब है एक्स। ठीक है, सिमिट्री का मतलब है सममिति। ठीक है, जैसे समझो मेरी बात, सिमिट्री का मतलब है सममिति। तो सिमिट्री समझाने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा, एक्सिस क्या है और प्लेन क्या है। एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, देखो। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। यस, ये कहलाएगी इसकी अक्ष, एक्सिस। हाइपोथेटिकली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, क्या कहलाएगी इसकी एक्सिस, अक्ष। हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, क्या कहलाएगी इसकी एक्सिस, ये अक्ष कहलाएगी। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अब मैं तुमसे कहूं इस एनिमल को इस एक्सिस से होते हुए एक स्ट्रेट, ठीक है, किसी ग्लास की प्लेट से दो पार्ट में डिवाइड करो, तो ये एक प्लेन हो गया, प्लेन फर्स्ट, ऐसे ही प्लेन टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हो किसी को उसकी एक्सिस से दो पार्ट के अंदर, तो उसकी क्या कहलाएगी, इससे क्या बनेगी उसकी, आप बोलोगे सममिति, यानी सिमिट्री बनेगी। अगर मैं किसी एनिमल को सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पाता हूं, ओनली सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन में, जिसमें लेफ्ट और राइट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, लेफ्ट और राइट टू इक्वल पार्ट में, ओनली सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन में सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, लेफ्ट और राइट, तो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। तो ध्यान रखना क्या बोलोगे इसको, बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं एक से ज्यादा प्लेन के अंदर, एक से ज्यादा, मोर देन वन प्लेन, मोर देन वन प्लेन, समझना, मोर देन वन प्लेन में एक से ज्यादा दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, मोर देन वन प्लेन, तो रेडियल सिमेट्री होगी। और किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पा रहा, किसी भी प्लेन में, तो एसिमेट्री होगी। ठीक है, तो तीन सिमेट्री हो गई, प्लेन पर बेस्ड है। ठीक है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच पास फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये है प्लेन। अगर एक प्लेन में दो पार्ट में, बायलेटरल, एक से ज्यादा प्लेन के अंदर दो पार्ट में, रेडियल, किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर पा रहा, एसिमेट्रिक। तो इसकी बेस पर सिमेट्री कितने टाइप की हो सकती है, थ्री टाइप की हो सकती है। ठीक है, एसिमेट्रिक, क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल पर आएगा, तो एसिमेट्री के एग्जांपल क्या देने वाले हो आप, मोस्टली स्पॉन्जेस, मोस्टली स्पॉन्जेस। ठीक है, एक एग्जांपल बड़ा कॉमन है जो एनसीईआरटी यूज करती है, स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला, ये मत भूल जाना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या देने वाले हो, सम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा,
टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। बायलेटरल सिमेट्री कहां देखने को मिलने वाली है? बायलेटरल सिमेट्री कहां देखने को मिलने वाली है? एक दो पार्ट में। तो भाई इसको छोड़ दोगे तो सब में बायलेटरल सिमेट्री ही है, ठीक है। यानी प्लेटियल बंथी से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। प्लेटियल मंथीस से लेकर के कॉर्डेटा सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। एक आध एक्सेप्शनल केस तो सब जगह होते ही हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल सिमेट्री वाला पार्ट। एग्जांपल याद रखने हैं बस आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नंबर 4। भाई जर्म लेयर के बेस पर भी आप एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यस। जैसे अगर मैं बात करूं, स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करेगा जायगोट बनेगा। जायगोट में आप जानते हो 3 जर्म लेयर बनती हैं, ठीक है। और हर जर्म लेयर से एक बॉडी का पर्टिकुलर वो भाग बनता है, ठीक है। तो जिन एनिमल में 3 जर्म लेयर होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिन एनिमल में 2 जर्म लेयर होती है उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर पा रहे हो, नंबर 1 डिप्लोब्लास्टिक और नंबर 2 ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, ठीक है भाई? डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो आएगी, एंडो आएगी, मीजोडर्म यहां नहीं आएगी, ठीक है। ये नाइडेरिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और टीनोफोरा, नाइडेरिया मतलब है सिलेंट्रेटा, एक ही बात है। नाइडेरियंस को हम सिलेंट्रेट बोलते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यानी नाइडेरिया इन टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद जितने भी एनिमल आएंगे प्लेटियल मंथीस से लेकर कॉर्डेटा, सब के अंदर 3 जर्म लेयर होंगी, ठीक है। मीजोडर्म फर्स्ट टाइम अपीयर इन प्लेटियल मंथीस, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। फर्स्ट टाइम appear in platy, फर्स्ट टाइम appear in platy मंथीस, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बार मीजोडर्म कहां पर अपीयर हुई थी? फर्स्ट टाइम अपीयर इन प्लेटियल मंथीस। प्लेटियल मंथीस में सबसे पहले मीजोडर्म आई थी, ठीक है। इसके बाद तो सभी के अंदर मिलती ही है, ठीक है। 3 जर्म लेयर हो गए। इसका एक डायग्राम भी दे रखा होगा एनसीईआरटी ने, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखोगे। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोग्लिया इज अ जेली। तो कोई लेयर नहीं है, तो लेयर यहां 2 ही हैं। ये क्या? डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में जेली लाइक मीजोग्लिया होता है, बीच में एक्टो और एंडो होती है, जबकि यहां पर कोई जेली नहीं है। यहां सॉलिड मीजोडर्म है, सॉलिड मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्म। और कंडीशन क्या देखने को मिलेगी यहां पर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी जहां 3 जर्म लेयर आ गए वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहां 2 ही जर्म लेयर हैं, बीच में मीजोग्लिया जेल भरा हुआ है, वो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। डिप्लोब्लास्टिक के 2 ही एग्जांपल याद रखने हैं आपको, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पॉरीफेरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन नहीं मिलती, क्योंकि पॉरीफेरंस, ध्यान रखना है, उनमें जर्म लेयर नहीं होती, क्योंकि उनमें टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीलोम। सीलोम क्या? इट इज इंटरनल स्पेस या कैविटी विच फॉर्म बाय मीजोडर्म। ध्यान रखना, सीलोम हमेशा मीजोडर्म से मिलके बनती है, सीलोम हमेशा मीजोडर्म से मिलके बनती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, सीलोम भी किसकी तरह? सीलोम भी किससे मिलके बनती है? मीजोडर्म से मिलके बनती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनी इंटरनल स्पेस विच फॉर्म बाय मीजोडर्म, विच फॉर्म बाय मीजोडर्म, ये नहीं भूल जाना, क्वेश्चन यहां से उठेगा। विच फॉर्म बाय मीजोडर्म एंड प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल, यानी आपकी एलिमेंट्री किनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं, जो मीजोडर्मल टिश्यू के मिलने से बनेगी। यस, इसके बेस पर भी आप एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यस, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। एसिलोमेट जिसमें सीलोम होती ही नहीं है,
ठीक है। स्यूडोसिलोमेट सीलोम बन तो रही है पर अभी ट्रू सीलोम नहीं बनी है, और आगे जाकर के ट्रू सीलोमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, समझे? हाँ बेटा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में तो बाइलेटरल होगी, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल होगी, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी, यस ओनली एडल्ट में, क्योंकि स्टारफिश देखी होगी आपने, ठीक है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट? अब मैं बात करूंगा एग्जांपल ए सीलोमेट, जिसमें सीलोम क्या होगी? एब्सेंट। सीलोम क्या होगी? एब्सेंट। तो सीलोम एब्सेंट कहां होगी? ठीक है, सीलोम एब्सेंट कहां होगी? पॉरीफेरा में भी सीलोम नहीं होती, ठीक है, नाइडेरियंस में भी सीलोम नहीं होती, टीनोफोरा में भी सीलोम नहीं होती, ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, और प्लेटियलमंथीज में भी कोई सीलोम नहीं होती, पर प्लेटियलमंथीज में मीजोडर्म होती है, ठीक है। तो इसके बेस पे ध्यान रखना है आपको। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरियंस लिख देते हैं, टीनोफोरा, और प्लेटी। ठीक है, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, जबकि प्लेटी में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गई थी। यानी इन चारों के अंदर ही सीलोम नहीं होती, जिसमें दो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तभी सीलोम नहीं होती, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी सीलोम नहीं होती। अब यहां आकर के पहली बार स्यूडोसिलोम बनी थी, स्यूडोसिलोम, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। क्या होती है सर स्यूडोसिलोम? समझाता हूं। मान लो मान लो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, दोनों के बीच में सिलोम बननी चाहिए थी, बस सिलोम ना बन करके यहाँ छोटे छोटे मीजोडर्मल पाउच बने, छोटे छोटे मीजोडर्मल पाउच, ठीक है, ये क्या है? मीजोडर्म है। और इस सीलोम को, जिसमें मीजोडर्मल पाउच पड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे स्यूडोसिलोम। और ऐसी सीलोम कहां देखने को मिलेगी आपको? ओनली एक ही एग्जांपल ध्यान रखना, एसके हेलमंथीज। एग्जांपल एक ही है, एसके हेलमंथीज। क्लियर है बिल्कुल? तो अभी मैंने आपको दो टाइप की सीलोम बताई बेटा, ए सीलोम जिसमें सीलोम होती ही नहीं है, पॉरीफेरा में तो कुछ भी नहीं होता, सिलेंडर जिसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, पर तीन सबके अंदर सीलोम होती ही नहीं है। यहाँ सीलोम बनी है, ठीक है, सीलोम तो बनी है, कैविटी तो है, एक्टो और एंडो के बीच में कैविटी है, पर कैविटी में मेसोडर्मल टिश्यू प्रॉपरली लाइंड नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स बना रहे हैं, पाउच बना रहे हैं, तो अभी सीलोम को हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम, ठीक है। एसके हेलमंथीज में देखने को मिलेगी स्यूडोसीलोम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोम का मतलब है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, ट्रू सिलोम, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये तो हो गया सबसे अंदर वाले लेयर, सबसे अंदर की लेयर, ऐसे दिखा देता हूँ येलो कलर से, हाँ, सबसे अंदर की लेयर होगी एंडोडर्म, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर दिखा देते हैं, सबसे, अरे, सबसे बाहर की लेयर दिखा देते हैं, ये होगी एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में आपको मीजोडर्मल लेयर देखने को मिलने वाली है, जो इसको भी कवर किए हुए है और इसको भी कवर किए हुए है। समझना मेरी बात अच्छी तरीके से। यस, इसको बोलेंगे हम
मीजोडर्मल लेयर, समझने की कोशिश करना। ये तो गई एक्टोडर्म, येलो वाली होगी एंडोडर्म, दोनों के बीच में क्या हो गया, मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्म। ठीक है, और मीजोडर्म टिश्यू के बीच में जो सीलोम मिल रही है ना, देखना को जो दोनों तरफ से लाइन है, ये है यू सीलोम। ठीक है, और ये बीच वाले जो होल होता है ना, इसको आर्केंट्रॉन बोलते हैं, प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट। क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है स्टार्टिंग में। ठीक है, आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट है, पुराने मतलब प्रारंभिक गट कह सकते हो। तो यू सिलोम समझ में आ गई कौन सी होती है। पर ये यू सिलोम दो तरीके से बन सकती है, समझना, ये यू सिलोम दो तरीके से बन सकती है, समझाता हूं। एक तो साइजोसिलोम और एक एंटरोसिलोम मान लो। ठीक है, ये एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, और यहां मीजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं, मीजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं। अब ये मीजोडर्मल टिश्यू धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे और बीच में कैविटी बना लेंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब है बीच में से टूट गए, समझना मेरी बात है। ये मेजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं, बीच में से क्या हुई, इसमें स्प्लिटिंग हुई, ये कैविटी कैविटी बन गई। बीच में से क्या हुआ, इसके अंदर स्प्लिटिंग हुई, कैविटी बन गई। ठीक है, तो अगर मेजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से, मेजोडर्मल टिश्यू के टूटने से, समझना, कोई कैविटी बनती है, तो इस टाइप की सीलोम को हम साइजोसीलोम बोलते हैं, समझना मेरी बात। सीलोम तो वैसी बनेगी जो दिखाई थी डायग्राम मैंने, सीलोम तो वही बन रही है। ठीक है, सेम जैसा भी दिखाया है मैंने, और दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। सिलोम तो वैसे ही बन रही है, सिलोम तो वैसे ही बन रही है। ठीक है, अब ठीक है, एकदम सही, परफेक्ट। ठीक है, यानी सिलोम तो वैसे ही बन रही है। ठीक है, तो अब सिलोम बन कैसे रही है ये, ठीक है, मैंने बताया मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से फ्यूज हो गए आपस में आकर के, तो ये इस तरीके से बनेगी साइजोसिलोम। और एंटेरोसिलोम, यानी यहां मेजोडर्मल टिश्यू इसकी प्रिमिटिव गट से जुड़े हुए हैं, इंटेस्टाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनकी आउट पॉकेटिंग होगी, क्या होगी, आउट पॉकेटिंग। ये क्या हो रही है, आउट पॉकेटिंग। आउट पॉकेटिंग, आउट पॉकेटिंग ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू, इनकी आउट पॉकेटिंग हुई, आउट पॉकेटिंग से कैविटी बन रही है, और धीरे धीरे ये फ्यूज कर रही है, फ्यूज करके इस तरीके से बन गई। तो देखो तरीके अलग अलग जरूर हैं, आपको देखने में लग रहे हैं। यहां मेजोडर्मल टिश्यू जो पड़े हुए थे कैविटी के अंदर, उनकी स्प्लिटिंग हुई है। यहां मेजोडर्मल टिश्यू ऑलरेडी एंडोडर्म्स के संग जुड़ी हुई थी, उसकी आउट पॉकेटिंग हुई, पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो इंटेस्टाइनल एंडोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से जो सिलोम बन रही है वो एंटेरोसिलोम है। जो कैविटी में ऑलरेडी मेजोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं, उनकी स्प्लिटिंग से जो बन रही है वो साइटोसिलोम है। तो उसके बनने के तरीके अलग अलग हैं, पर दोनों मिलकर के बना यूसिलोम ही रहे हैं, समझ में आया। एक को नाम दिया हमने साइजोसिलोम और एक को नाम दिया हमने एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम डेवलप बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू, ये आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, इतना अंतर है बस,
क्वेश्चन बस एग्जांपल पर आएगा, क्वेश्चन एग्जांपल पर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसके एग्जांपल क्या लिखोगे, कहां मिलती है साइजोसीलोम, तो सीलोम यूसीलोम कहां से स्टार्ट हुई, प्लेटी में नहीं मिलती, एसके में नहीं मिलती, उसके बाद स्टार्ट हुई, एनिलिडा से स्टार्ट हुई, तो एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का, बस इन तीन में मिलेगी। जबकि ये कहां मिलेगी, इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, पूरे लिखता हूं, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। यानी तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, जिसमें साइजोसिलो मिलती है, इकाइनो, हेमी और कॉर्डेटा, इनके अंदर एंटेरोसिलो मिलती है। टोटली सबके अंदर क्या मिल रही है,